Hello everyone, welcome back to my YouTube channel वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हो, अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, आज से एक न्यू एफएफ की स्टार्टिंग होने वाली है। ये कोई बहुत लंबा स्टोरी नहीं है, छोटी सी कहानी है, काफ़ी क्यूट है, स्वीट है और आपको अच्छी लगेगी, मुझे उम्मीद है। एंड ये एक ओमेगा वर्स है, इसकी हैप्पी एंडिंग है एंड ऑफ कोर्स बॉटम इसमें विंग है। विंग एक ओमेगा रहेगा और वांग जी एक अल्फ़ा। एंड मैं शुरू करना चाहती हूँ। कुछ लोग नए हो सकते हैं जिन्हें अल्फ़ा ओमेगा बीटा का मतलब नहीं मालूम होगा, तो एक बार मैं बता देती हूँ। ओमेगा वो लोग होते हैं हमारे फ़ैन फिक्शन वर्ल्ड में जो लोग बर्थ दे सकते हैं, बेबीज़ कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल रियल वर्ल्ड की तरह जैसे लड़कियाँ होती हैं। और अल्फ़ा बिल्कुल उस तरीके के लोग होते हैं जो लोग किसी को प्रेग्नेंट कर सकते हैं, बिल्कुल लड़कों की तरह। और बीटा वो लोग होते हैं, अब बीटास की टर्म जो होती है वो लोग हर डिफरेंट रखते हैं। तो मेरे एफ में बीटा की टर्म है कि वो लोग ना तो किसी को बेबी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं और ना ही कोई इंटरकोर्स के थ्रू जा सकते हैं। ना ही वो बर्थ दे सकते हैं और ना ही किसी को बर्थ देने के लिए वो उस इंटरकोर्स में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। तो ये है बीटा। फाइनली तीनों चीज़ों को बताने के बाद में हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे, जो कहानी बहुत ही खूबसूरत है। ये कहानी अरेंज मैरिज के ऊपर बेस्ड है और मुझे लगता है आपको सच में पसंद आएगी। पहला सीन हम देखते हैं एक छोटे से लड़के का, जिसके हाथ में एक चिट्ठी है और उस चिट्ठी को लेकर वो बहुत बुरी तरीके से भाग रहा है यूनमक की उन सड़कों पर जो बिल्कुल साफ़ हैं। हाँ, यूनमक की ये सड़कें जो हमेशा भीड़ से भरी रहती हैं, जिनमें गंदगी मची रहती है क्योंकि लोग हमेशा चहल पहल करते रहते हैं, आज वो साफ़ है। वो लड़का उन सड़कों पर भाग रहा है अपने हाथ में एक लिफाफा लेकर जिनमें किसी की चिट्ठी आई है। उसे लेकर वो बहुत ज़ोर से भाग रहा था, इतना तेज़ कि वो कई बार गिरा, उठा, लेकिन दौड़ा, फिर भागा और भागते भागते मेन हॉल में पहुंचा, जहां पर कुछ लोग पहले से मौजूद थे। वहाँ जाकर वो अपने घुटनों को अपने हाथों से पकड़ता है, अपनी पीठ को थोड़ा सा झुका लेता है और बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। वहाँ बैठी हुई एक लेडी जो उससे शायद बड़ी थी उम्र में, वो लड़की तुरंत उठकर आती है और बोलती है, आशियान, तुम इतना हाँफ क्यों रहे हो? तुम दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? तुम कहाँ गए थे? ये क्या चल रहा है? तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, जय, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी चिट्ठी आई है। यान ली 2 पल के लिए खामोश थी, लेकिन वो तुरंत कहती है, मेरी चिट्ठी आई है? हाँ शिज्जी, आपकी चिट्ठी आई है। जैसे ही मुझे ये मिला ना, मैं तुरंत भागते दौड़ते आ गया। पता नहीं कि मैं आपको ये खुशखबरी कैसे सुनाता। मैंने फिर कुछ भी नहीं देखा, मैंने सीधे हमारी नाव पकड़ी और मैं सीधा नाव में बैठ कर के सीधा चलाते चलाते किनारे तक आया और दौड़ते दौड़ते घर तक आ गया। मैं बिल्कुल कहीं नहीं रुका और मैंने ये चिट्ठी खोल कर भी नहीं देखी और मैं किसी को खोल के देखने दी। आचिंग भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था, मैं तो उसे दौड़ छोड़ कर आ गया भागते भागते। मैडम यू, जो कि अभी भी वहीं बैठी हुई थी, उसका रिएक्शन बस थोड़ा हैरान भरा था। वो भी उठकर आती है और विंग के हाथ से वो लिफाफा लेकर कहती है, तुमने दे दी ना चिट्ठी, अब तुम जाओ। विंग एक पल के लिए मैडम आंट की तरफ देखता है, मैडम यू जो उसकी आंट है उनकी तरफ देखता है, फिर एक बार अपनी सिज्जे की तरफ। फिर वो कहता है, सिज्जे, अब मैं चलता हूँ। हाँ, मुझे रात के खाने की तैयारी भी करवानी है, तो आप पढ़ लेना। हाँ, मैं चलता हूँ। विंग मेन हॉल से बाहर निकल रहा था। उसी टाइम पर एक और लड़का जो विंग की उम्र का होगा लगभग, वो भी दौड़ते हुए आकर कहता है, वुशियान, मैंने कितनी बार कहा था इतने तेज़ मत दौड़ो, मैं तो 3 बार गिरा हूँ, मेरे पैर में भी चोट आ गई है। ये सुनकर मैडम यू तुरंत दौड़कर आकर जियांग चेंग को गले लगाकर उससे पूछती है, अचिंग, तुम ठीक तो हो ना? कहाँ चोट आई तुम्हें? और तुमसे किसने कहा था दौड़ने के लिए? आराम से भी तुम आ सकते थे ना। चिट्ठी कौन सी भागने जा रही थी? अब वो आ गई है तो हम उसे पढ़ ही लेंगे और जान ही लेंगे उसमें क्या है। इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं थी बेटा। विंग मैडम यू की इस बदले हुए रूप को देखता है। विंग को पता है उसे माँ के प्यार की उम्मीद मैडम यू से तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, पर उसे अच्छा लगा जियांग चेंग के पास तो कोई है ना उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने के लिए। विंग फिर वहाँ से मुँह मोड़ के चला गया था। जियांग चेंग कहता है, इसे क्या हुआ? ये क्यों चला गया?
वहीं पर यानली भी थी। यानली को देखकर जियांग चेंग ने पूछा था, पर यानली इससे पहले कुछ बोल पाती मैडम यू कहती है, जाने दो उसे, तुम आओ, तुम्हारी बहन की चिट्ठी आई है। यानली, देखो क्या लिखा है उसमें, क्या ये जिनजुशुआन की चिट्ठी है? यानली उस पर सील लगा देखती है और कहती है, हाँ माँ, ये जिन परिवार की तरफ से ही है, इस पर उनकी सील लगी हुई है। मैडम यू, जियांग फैम यान, जियांग चेंग और यानली अब चारों साथ बैठे हुए थे। विंग उनके बीच में नहीं था। उस चिट्ठी को खोला जाता है और उसमें साफ साफ शब्दों में यानली पढ़ती है, प्रिय यानली, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत इंतज़ार करवाया है। मैंने तुम्हें अपने ख़त का जवाब देने के लिए बहुत समय लगा दिया, पर मैं क्या करता। मैं माँ बाबा से हमारे बारे में लगातार बातें करे जा रहा था। उनसे बार बार मैं कह रहा था कि वो मान जाए, और मेरे बार बार मनाने के बाद भी वो नहीं माने। अब मैं मेरे माता पिता की मर्ज़ी के बिना तो तुमसे शादी नहीं कर सकता ना। मुझे माफ़ करना, पर मैं भी ये शादी नहीं कर पाऊँगा। मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। उस लड़की से मेरी शादी कुछ ही दिनों में है। मेरी उससे शादी हो जाएगी और मैं तुम्हें अपना चेहरा दोबारा कभी नहीं दिखा पाऊँगा। मुझे माफ़ करना, तुम्हारा अपना जिशवान। यानली के हाथ से वो चिट्ठी नीचे गिर गई थी और वो बेहोश हो गई थी। जियांग चेंग ने उसे पकड़ लिया था और फैमियान ने भी उसे थाम लिया था। जियांग फैमियान और जियांग चेंग दोनों यानली को अपने साथ कैरी आउट करते हुए उसके रूम में लेके जाते हैं। मैडम यू यानली के पास ही बैठी हुई थी और उसके माथे पर वो ठंडे ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही थी, क्योंकि यानली को ये खबर सुनते ही बुखार आ गया था। उसका बुखार बहुत तेज़ हो गया था और इस चीज़ की चिंता विंग को भी थी, क्योंकि इस पूरे परिवार में जिस इंसान ने उसे सबसे ज़्यादा प्यार किया है, अपना माना है, वो है यानली, और वो यानली को कुछ होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए वो वहाँ पर बहुत सारी मेडिसिन हर्ब्स ला के रख रहा था और बार बार यानली को चेक कर रहा था, पर उसे उस कमरे में रहने नहीं दिया जा रहा था। उसे बार बार वहाँ से भेज दिया जा रहा था। विंग अब दरवाजे पर बैठा हुआ था। उसे दरवाजे पर बैठे बैठे दोपहर बीत चुके थे, पर यानली, जिसने किसी से बात नहीं की थी, उसने हर किसी से बात करने से मना कर दिया था। उसका मानना है कि अब उसके दुख को कोई नहीं बांट सकता, कोई भी अब उसके दुख में शरीक हो ही नहीं सकता। इसलिए वो बहुत दुखी थी, बहुत दुखी। और विंग अपनी बहन को इतना दुखी देखकर और ज़्यादा दुखी होता जा रहा था। उसके दिमाग में पता नहीं क्या होता है, पर वो जियांग चेंग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। रात के वक्त जियांग चेंग को ढूंढना बहुत ख़तरनाक हो सकता था, क्योंकि जियांग चेंग एक अल्फ़ा था और विंग एक ओमेगा। मैडम यू ने पहले ही विंग को बहुत बार आगाह कर रखा था कि वो उसके बेटे जियांग चेंग से कोसों दूर रहे, पर आज की बात अलग थी। यानली की ऐसी हालत देखकर विंग से रहा नहीं गया। वो जियांग चेंग के पास पहुंचा। वहां जाकर उसने उसके दरवाजे पर नॉक किया और जियांग चेंग ने दरवाज़ा खोला। विंग बाहर से कहता है, मास्टर जियांग। जियांग चेंग दरवाज़ा खोलता है। विंग को देखकर कहता है, वी वुशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, वो मैं। विंग अपने बालों को अब खुजाने लगा था। जियांग चेंग विंग को देख रहा था। उसे पता है ये कुछ तो कहने के लिए आया है, पर झिझक रहा है। इसलिए जियांग चेंग कहता है, जल्दी बोलो वरना मैं सुनूंगा नहीं, मुझे सोने भी जाना है। अगर माँ को पता चला कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तो तुम्हें तो सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, पर मुझे भी तुम्हारे साथ वे फालतू में सज़ा काटनी पड़ेगी। विंग कहता है, सिज्जे बहुत दुखी है ना? हाँ तो दुखी तो होगी ना। उस पिकॉक ने उन्हें धोखा जो दे दिया, मैंने पहले ही कहा था, उससे प्यार करना बहुत बुरी चीज़ है। सिज्जे को उसके आसपास भी नहीं भटकना चाहिए, पर उन्होंने मेरी बात मानी नहीं, और अब देखो नतीजा क्या हो रहा है। वो भाग गया ना धोखा देकर। एक मिनट, जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। क्या बात है बताओ? विंग कहता है, अगर तुम चाहो तो सिज्जे की मदद कर सकते हो। अगर मैं एक अल्फ़ा होता तो मैं भी कोशिश कर सकता था, पर अभी मैं नहीं कर सकता। जियांग चेंग विंग को बहुत सस्पिशियसली देख रहा था, क्योंकि इस नन्हे से, मतलब ये जो बच्चा है उसके सामने खड़ा है ना, जियांग चेंग के बराबर की एज का है, इसके दिमाग में बहुत खुराफाती आइडियाज़ आते हैं, और कई बार ये खुराफाती आइडिया उसकी सिज्जे को फंसा चुके हैं। वो इसके चाल में नहीं फंसना चाहता, बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहता।
लेकिन फिर भी जियांग चेंग एक बार पूछ लेता है तसल्ली के लिए, क्योंकि अगर उसने ये बात नहीं सुनी तो ये जो शैतान है ये किसी और के पास चला जाएगा और किसी और से काम कराएगा अपना, क्योंकि सज्जे के लिए ये कुछ भी कर सकता है, ये जियांग चेंग को पता है। इसलिए जियांग चेंग कहता है तुम्हारे पास क्या क्या तरकीब है बताओ। विंग कहता है मैं बता तो दूंगा, पर तुम वादा करो किसी और को नहीं बताओगे, और आंटियों को तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं किसी को नहीं बताऊँगा। अब बताओ कि तुम्हारे दिमाग में कौन सी योजना है। विंग थोड़ा और हेसिटेट कर रहा था, लेकिन फिर वो एक गहरी सांस छोड़कर और अपने मन में बहुत सारे सवालों को दूर करते हुए पूरी हिम्मत के साथ कहता है अगर 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 हम जियांग चेंग कहता है अगर हम क्या। विंग तुरंत कहता है अगर हम ऐसा करें कि जुशुआन से हो रही है ओमेगा की शादी किसी और अल्फा से करा दे, और उसे ऐसा ऐसा बताएं कि वो ओमेगा ठीक नहीं है, क्योंकि उस ओमेगा का किसी और ओमेगा अल्फा के साथ में कुछ पहले से चल रहा है, तो फिर उसके घर वाले मान जाएंगे ना सज्जे के लिए, क्योंकि सज्जे का तो सिर्फ जुशुआन के साथ सब कुछ था, किसी और अल्फा की तरफ तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं देखा, तो फिर वो लोगों को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि सज्जे तो बहुत अच्छी है और सबको पता है सज्जे कितनी ज़्यादा साफ दिल की इंसान है। ऊपर से उन्होंने जिन जुशुआन के अलावा आज तक किसी को देखा तक नहीं है, जुशुआन को भी तो उन्होंने बस दूर दूर से देखा है, उससे करीब से वो कभी भी नहीं मिले, तो फिर उनके बारे में कोई कुछ कहेगा भी नहीं। और अगर उस ओमेगा के साथ किसी और को देख लिया तो घर वालों की नज़रों में सज्जे की इज़्ज़त और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जिशुआन के घर वाले फिर सज्जे के खिलाफ कुछ कभी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि सज्जे कह सकेंगे ना कि जिसको आप लोगों ने चुना वो ओमेगा तो कैरेक्टरलेस निकला, लेकिन मैं तो कैरेक्टरलेस नहीं हूँ ना, मेरा तो जितना भी कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा है। जियांग चेंग विंग की सारी बातें सुनकर बस हाँ में सर हिलाता रहता है, और जब विंग चुप हो जाता है तो जियांग चेंग पूछता है और तुम ये सब मुझसे कराना चाहते हो, मैं जाके उस ऐसा प्रिटेंड करूं कि मेरा उस ओमेगा के साथ में कुछ चल रहा है ना। विंग कहता है हाँ, इससे तो यही होगा ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा। और विभूषण किसी को कैसे कुछ पता नहीं चलेगा, तुम्हें पता है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, और हम दोनों हैं ही कितने ओल्ड, हम लोग बच्चे हैं अभी, अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो तुम्हें क्या लगता है माँ बाबा मुझे छोड़ देंगे, मेरी कितनी बुरी हालत हो जाएगी। और जिस ओमेगा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं मुझे लगता है वो ओमेगा मुझसे बड़ा होगा या बड़ी होगी, क्योंकि अगर वो जिशुआन के साथ शादी कर रहा है तो जिशुआन के हिसाब की उसकी एज होगी, हम लोगों की तरह वो बच्चा नहीं हो सकता। फिर भी विंग और भी ज़्यादा जियांग चेंग को समझाता है। जियांग चेंग बेचारा बहुत बुरी कंडीशन में था, क्योंकि वो इस आफत की पुड़िया को कैसे खुद से दूर भगाए, उसने गलती कर दी इसकी योजना सुनकर, क्योंकि अब जब विंग ने बता दिया है तो विंग किसी और के पास नहीं जा सकता, क्योंकि किसी और के पास जाए तो प्लान लीक होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। इसलिए विंग को अब जियांग चेंग से ही हेल्प लेनी थी। जियांग चेंग से विंग कहता है आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं है सज्जे की, आपने देखा नहीं वो कितनी दुखी है। इतना सुनने भर से वो बेहोश हो गए, और अभी भी उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, उन्हें तेज़ बुखार है, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, आपको थोड़ा तो कुछ करना चाहिए ना। विंग के आंसू देखकर जियांग चेंग खुद को रोक नहीं पाया, वो कहता है अच्छा ठीक है। विंग तुरंत अपने आंसू को पहुँच कर कहता है ठीक है ना। जियांग चेंग कहता है तुम कितने जल्दी पलटी खाते हो, चालाक लोमड़ी की तरह हो तुम बिल्कुल। विंग कहता है जो भी हूँ मैं क्या हूँ इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि अब आपको उस ओमेगा को ढूंढना है और ऐसा जताना है कि आप दोनों पहले से दूसरे से प्यार करते हो, ताकि सज्जे की ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर सके, और मैं सज्जे को बहुत खुश देखना चाहता हूँ। जियांग चेंग का सर तो अब घूमने लगा था, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आता जब वो विंग को इतना दुखी देखता है तो विंग से इतनी नफ़रत करने के बावजूद भी उसका मन पिघल जाता है, वो उसे मना नहीं कर पाता और उसकी बातें मान लेता है। और इसी बात का शायद विंग हद से ज़्यादा फ़ायदा उठाया करता है, अपनी हर एक बात को वो अपने आंसू तले मनवा लेता है जियांग चेंग से। फाइनली अब जियांग चेंग मान गया था तो विंग अपने कमरे में वापस चला गया।
विंग की पोजीशन यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि विंग यहाँ पर एक सर्वेंट है, क्योंकि विंग सारे काम अपने आप से देखता है। चाहे सब लोगों के खाने का काम हो, कुछ भी काम क्यों ना, सर्वेंट्स को संभालना हो, तो सबको ऐसा लगता है ये हेड सर्वेंट है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि असल में वी वुशियान जियांग फैमियान का अडॉप्टेड चाइल्ड है। उन्होंने उसे अडॉप्ट किया हुआ है और वो इस फैमिली का एक हिस्सा है, एक अनब्रेकेबल पार्ट है, अनफॉरगेटेबल हिस्सा है एक विंग इस पूरी फैमिली का। बस मैडम यू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और जियांग फैमियान का भी कोई ख़ास रुझाव विंग की तरफ है नहीं, इसलिए वो इस पूरे घर में सर्वेंट्स की तरह रहता है। पर एक बात ज़रूर वो जो अच्छी है वो ये है कि इस घर में रहते हुए विंग को कभी खाने की, पहनने की, पैसे की चिंता नहीं हुई। उसे माँ का प्यार नहीं मिला मैडम यू से, सच है। जियांग फैमियान उसे अपने पिता की तरह एक पिता की तरह प्यार नहीं करता, सच है। जियांग चेंग उसे भाई की तरह ट्रीट नहीं करता है। वो दोनों लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जियांग चेंग उसे पीट भी देता है कभी कभी, और मैडम यू तो उन दोनों को जितना हो सकता है उतना दूर रखने की कोशिश करती है। तो जियांग चेंग उसका भाई की तरह नहीं है। पर यानली में उसे अपना पिता, अपनी माँ, अपनी बहन, अपना भाई और एक बहुत अच्छा सच्चा दोस्त सब नज़र आता है। यह है विंग की साधारण सी ज़िंदगी। अब यहाँ तो हमने एक सीन देख लिया, यहाँ से सीन बदल करके हम देखते हैं दूसरी एक शांत जगह का सीन। जितना यहाँ पे हंगामा हो रखा है उतनी ही शांति है उस जगह। जितना यहाँ पे चुलबुलापन है उतना ही पीसफुलनेस है उस जगह पर। क्लाउड रेसेस यानी गुसू जहाँ पर सर्दियाँ हमेशा छाई रहती हैं, बर्फ़ से ढका हुआ गुसू जो किसी हीरे की तरह चमकता रहता है साल के 12 महीने, क्योंकि वो जगह हद से ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ में उगने वाले पेड़ पौधों की कोई कमी नहीं है और साथ ही बर्फीले जानवरों की भी वहाँ पर भरमारी है। और जो सबसे ख़ास चीज़ उस जगह की है वो है लान परिवार, जो कि सदियों से उस जगह को संभालते हुए आ रहा है, उस जगह को अपने अंदर ढालता हुआ आ रहा है, अच्छा शेप देते हुए आ रहा है। उस पहाड़ों के बीच में बसा हुआ वो एक परिवार, या कहें वो एक पूरा कबीला, जिसका मुखिया लान कुरन है। लान कुरन जिसके 2 नेफ्यू लान सिचन और लान वांगची। लान सिचन थोड़े सच्चे दिल का है और बहुत नॉर्मल इंसान है। उसे ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है, लेकिन हाँ वो बातें कर लेता है, जवाब दे देता है। पर उसका छोटा भाई लान वांगची जो एकदम शांत इंसान है, बहुत शांत। पर कभी कभी कहते हैं ना कि शांति भी कभी कभी काटती है, कचोटती है, नोचती है, और उस खामोशी में भी लाखों चीखें छुपी होती हैं, दर्द छिपा होता है। वही यहाँ था। लान वांगची को अपने माँ और बाबा के जाने का इतना ज़्यादा दुख था कि वो किसी से घुल मिल ही नहीं पाया। वो अपने भाई के अलावा अपने और किसी इंसान से बात ही नहीं कर पाता। अंकल का वो सम्मान करता है पर वो उससे खुल के बात नहीं कर पाता। वो कोल्ड नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो या फिर ऐसा कुछ। वांगची नरम दिल का इंसान है, उसका दिल पिघल जाता है। इसीलिए तो जहाँ पर उनके कबीले में नियम है कि जानवरों को अपने पास, अपने कमरे में, अपने घर में रखना मना है, वहीं पर उसे एक पक्षी मिला। उस पंछी जिसके पंख टूट चुके थे, बिखर चुके थे, और उसके पास रहने के लिए दूसरा आशियाना था ही नहीं। जिस पक्षी को कुछ जानवर मार कर खाने वाले थे, उस घायल पक्षी को उसने बचाकर वो अपने जिंगशी में लेकर भी आया और उसका इलाज किया। उसे गर्म पानी से नहलाया भी और उसे अच्छे बिस्तर पर सुलाया भी। उसे दवाइयाँ भी लगाईं और उसे खाने को भी दिया। पर यह नियमों के खिलाफ था, तो उसने खुद जा कर के बता दिया कि उसने एक पक्षी को बचाया और उसे अपने जिंगशी में लाया। भले ही एक अच्छा काम था। वांगजी एक नरम दिल का इंसान था और ये नज़र आ रहा था उसके हरकतों से। पर नियम तो नियम होते हैं, नियम तोड़ने की सज़ा ज़रूर मिलती है। इसलिए लान वांगजी को आज 5 कोड़े पड़े थे, जिन कोड़ों को बहुत बेरहमी से मारा गया था, जो कि लान चिरन ने अपने हाथों से किया था, क्योंकि उसके नेफ्यू ने आज तक कोई नियम तोड़ा नहीं था। ये पहली बार था जो उसने कोई नियम तोड़ा, इसलिए लान वांगजी को मार पड़ी।
उसे मार पड़ी, उसकी बॉडी पर निशान हुए और उसे वापस जिंगशी छोड़ दिया गया और उस पंछी को बाकी लैंडलैंडर्स के पास भेज दिया गया कि जब वो ठीक हो जाएगा तो उसे खुले आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। लान वांगजी ने कोई शब्द नहीं कहा। वह जिंगशी में था। आधी रात का समय था, लेकिन अभी भी वो जागा हुआ था। उन लोगों के यहाँ नियम है कि लोग 9 बजे वहाँ सो जाते हैं और 5 बजे जागते हैं, पर लान वांगजी, उसके लिए ये चीज़ नई नहीं थी, क्योंकि उसे अक्सर नींद नहीं आती है, और जब नींद ना आए तो इंसान कैसे सो सकता है, भले वो नियम ही क्यों ना हो। तो आज भी लान वांगजी को नींद नहीं आई। वह यूं ही बिस्तर पर अपने पेट के बल लेटा हुआ था। अपनी गहरी सांसें छोड़ते हुए वो अपनी कुछ धुंधली यादों में उस चेहरे को याद करने की कोशिश कर रहा था जो उसने सालों पहले कभी देखा था। उसकी माँ का चेहरा, जो कि वो पूरी तरीके से अब भूल चुका है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि जिंगशी का दरवाज़ा खुला है। वांगजी को पता था ये उसका भाई होगा, जो हर बार की तरह उसे देखने के लिए आया है। आधी रात के समय हमेशा लान वांगजी को देखने के लिए सचिन आया करता है, पर इस बार वांगजी सोने का नाटक नहीं करेगा। उसने सोच लिया है, झूठ बोलना उनके यहाँ नियमों के खिलाफ है और वो रोज़ जाके सज़ा लेता था, लेकिन आज तो उसे ज़्यादा सज़ा मिली है। अब अगर वो कल दोबारा जाकर कोई पनिशमेंट लेगा तो उसकी बॉडी शायद झेल ना पाए। उसे पेन तो होता है, वो भी एक इंसान है, दर्द तो उसे भी होता है। आंसू उसकी आंखों में भी आते हैं, क्योंकि जब उसे कोड़े पड़े तब तो वो नहीं रोया, लेकिन कमरे में आने के बाद उसे दर्द हुआ। उसे लगा कोई उसका ख्याल रखने के लिए शायद होता। उसकी माँ होती तो शायद उसके ज़ख्मों पर मरहम लगाती और प्यार से कुछ शब्द कहती कि तुम्हें दुख तो नहीं हुआ, दर्द तो नहीं हुआ, तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। ऐसा कोई कुछ था ही नहीं। लान सजन जब कमरे में आता है तो वांगजी को जागा हुआ वहीं बैठा हुआ पाता है। सजन वहाँ आकर वांगजी के पास बैठकर कहता है, वांगजी। वांगजी अपनी आंखें खोलकर लान सजन को देखकर कहता है, लान सजन पूछता है, मुझे पता है तुमने उसे बस बचाया है, तुम्हारा कोई गलत इरादा नहीं था। वांगजी कहता है, लान सजन फिर पूछता है, तुम्हें दर्द हो रहा है? वांगजी कहता है, लेकिन तुरंत ही पता नहीं क्या होता है, वांगजी के मन में एक ख्याल आता है। अब उसका भाई उसके सामने बैठा हुआ है और अपने भाई से वो ज़्यादातर बहुत ऐसा होता है बहुत कम ही बात कर पाता है, क्योंकि उसका भाई हमेशा व्यस्त रहता है कामों में। पर अभी है तो वो कुछ कहना चाह रहा था, इसलिए वो कहता है, भाई क्या हुआ वांगजी, तुम्हें कुछ कहना था? वांगजी कहता है, लान सजन पूछता है, क्या बात है, तुम मुझसे बेझिझक कुछ भी कह सकते हो, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। वांगजी कहता है, भाई क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेरा ख्याल रखने के लिए हो? वांगजी ने बहुत मासूमियत से सवाल किया था। वांगजी की एज मैं आपको बता दूं, वो अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस 17 साल का एक लड़का है जिसने दुनियादारी अभी तक देखी नहीं है, इसलिए उसे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, पर बहुत कम चीज़ों का ही ज्ञान है। वह बाकी चीज़ों से बिल्कुल अनजान है, और जिस शख्स को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के लिए, मेहनत करने के लिए बाहर की दुनिया में ना भेजा हो, वो बहुत कम चीज़ें ही समझ सकता है और जान सकता है। उसका मानसिक विकास उतनी प्रगति से नहीं होता, क्योंकि आपने उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आपने कभी उसकी उंगली छोड़कर उसे दौड़ना भागना तो सिखाया ही नहीं। उसने गिरना नहीं सीखा तो उसने उठना भी नहीं सीखा। वही हालत वांगजी की थी। लान सजन अपनी आंखें बड़ी करके और वांगजी की तरफ देखकर कहता है, तुम चाहते हो कि तो कोई तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हो? वांगजी कुछ देर चुप रहकर कहता है, अगर माँ होती तो मरहम लगाती, प्यार से बात करती। बस इतना कहकर वो चुप हो गया था। लान सजन समझ ही नहीं पाए कि अब वो क्या करें, माँ को वो कहाँ से लेकर आए। वांगजी का ख्याल तो वो रख रहे हैं, वांगजी को ऐसा क्यों लगा कि कोई और भी होना चाहिए। फिर लान सजन को खुद ही रियलाइज़ हुआ कि वो बात ही कितनी करता है वांगजी से, कितना ही करीब रहता है वांगजी के, कितना ही बातें करता है वो, कितनी ही बार उससे वो मिलता है, तो क्यों ना वांगजी को कमी महसूस होगी किसी की। उस टाइम तो लान सजन वहाँ से चला गया। वापस आने के बाद उसने सीधे अपने अंकल के पास गया और आधी रात को जगाकर ही कहा कि वो चाहता है कि अब
वांग जी के लिए रिश्ता ढूंढा जाए। कोई भी एक अच्छा सा साधारण सा सिंपल सा ओमेगा जो उसका ख्याल रखे, उसके साथ उसकी शादी करती जाए। ये अचानक आया हुआ ख्याल लालचरण को समझ नहीं आया। उसने पूछा भी कि ऐसा क्यों, पर सचिन ने कहा कि उसने आज तक अंकल से कुछ नहीं मांगा, ये पहली और आखिरी चीज़ वो मांग रहा है और अंकल को ये करना ही होगा। अब लालचरण बेचारा क्या कहता, उसे तो मानना ही था क्योंकि वो इन दोनों का नेफ्यू है, पिता नहीं है। और इस बात को वो हमेशा खुद को याद दिलाता रहता है ताकि वो इन दोनों बच्चों की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल अंदाजी ना कर सके। इनको नियमों से बांध कर तो रखे, पर अपनी ज़िंदगी में इन्हें ज़्यादा अहमियत ना दे, ज़्यादा प्यार ना करे, अपने बेटों की तरह मानने ना लगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो टूट जाएगा, क्योंकि ये उसके बच्चे नहीं हैं। ये उससे वैसा प्यार नहीं करेंगे जैसा वो इनसे करने लगेगा, इसलिए उसका ऐसा मानना है। पर खैर, उस रात को कई लोग थे जिनकी नींद ठीक से लगी नहीं। वांग जी जो दुख में था, उसे कोई चाहिए था अपना ख्याल रखने के लिए। विंग जो खुद दर्द में था अपनी बहन के लिए, क्योंकि वो चाहता था कि जिशुआन को अपनी गलती रियलाइज़ हो, उसकी फैमिली मान जाए और उसकी बहन को उसका प्यार मिले। यान ली सैड थी क्योंकि उसे धोखा मिला। मैडम यू परेशान थी अपनी बेटी के लिए। जियांग चैंग और भी ज़्यादा परेशान था, अपनी बहन के लिए जितना था उससे ज़्यादा विंग को किए गए वादे के लिए परेशान था, क्योंकि अब उसे किसी ओमेगा के साथ में प्यार का नाटक करना होगा या फिर उस ओमेगा की इज्जत ख़राब करनी होगी। और ये कोई छोटी मोटी चीज़ थी नहीं, इसका अंजाम कुछ भी हो सकता था। दो परिवारों के बीच बहुत बड़ा घमासान युद्ध भी छिड़ सकता था, पर उसे अब ये करना ही होगा, क्योंकि उसने विंग की आंखों में वो आंसू देखे हैं जो वो दोबारा नहीं देखना चाहता। पता नहीं उसे क्या होता है, पर उसे विंग की आंखों में आंसू देखना नहीं पसंद है। उस रात में कई लोग थे जो बहुत ज़्यादा सोच में गुम थे। लालचरण भी इस बात को सोचकर गुम था कि अब वो किसी और को अपने नेफ्यू की ज़िंदगी में लाएगा और फिर जितनी अहमियत उसकी बची कुची है उसके नेफ्यू की ज़िंदगी में, वो भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि फिर उसके नेफ्यू का अपना खुद का परिवार होगा। और फिर लालचरण तो ये सोच रहा था कि वांग जी को कितनी कमी महसूस हो रही है। कल से वो टाइम निकालेगा और वांग जी के साथ में थोड़ा समय बिताएगा और वो कोशिश करेगा कि वो एक अच्छा सा ओमेगा ला सके उसकी ज़िंदगी में, जो उसका ख्याल रखे। उस रात को गुजरने में समय लगा, क्योंकि वो लोग उस रात को काट रहे थे, जी नहीं रहे थे। सुबह होते ही जियांग चेंग अपने मकसद के लिए निकल गया था और यान ली सुबह होते ही अपनी माँ से कहती है कि उसे विंग से मिलना है। विंग जो उस समय उसके रूम के बाहर ही खड़ा था, जैसे ही वो ये सुनता है तो वो तुरंत एक कदम आगे बढ़ा के कहता है, मैं अंदर आ सकता हूँ? मैडम यू अपना सर हाँ में हिलाती है और वो खुद रूम से निकल जाती है, क्योंकि उसे विंग के साथ एक छत के नीचे रहना पसंद नहीं है। लेकिन वो कभी विंग को अब्यूज़ वगैरह नहीं करती, ज़्यादा कुछ नहीं करती, उसकी चिंता नहीं करती, ये बात भी है, पर वो उसे टॉर्चर भी नहीं करती, वो उससे प्यार नहीं करती, ये बात सच है। यहाँ ली विंग का हाथ पकड़ के कहती है, विंग तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ अब। विंग कहता है, कोई बात नहीं सुजय, आप चिंता मत करो, उस पिकॉक को ना अपनी गलती बहुत जल्दी रियलाइज़ होगी और फिर देखना वो आपसे माफ़ी मांगते हुए आपको वापस बुलाने के लिए आएगा। यानली कहती है, तुम बहुत अच्छी बातें करते हो विंग, बहुत प्यारी बातें करते हो, पर इसकी ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है सुजय, आप देखना वो सच में वापस आएगा। यानली कहती है, अगर वो वापस आया भी तो मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी। विंग जिसकी सिट्टी पिट्टी एक पल के लिए गुल हो गई, फिर वो हैरान और कन्फ्यूज़न में पूछता है, क्यों, आप तो उससे प्यार करते हो ना? यानली कहती है, उसके लिए मेरा प्यार बस तब तक था जब तक कि उसने मुझे वो ख़त नहीं दिया, उसके बाद से मेरा प्यार ख़त्म हो गया। एक बात बताओ विंग, तुम ओमेगा हो, तुम मेरी बात समझ सकते हो, क्या हमें ऐसे किसी घर में जाना चाहिए जहाँ हमारी इज्जत ही ना हो? क्या पता आज वो अगर मान जाता है, कल को उसके माता पिता फिर एक बार ज़िद पर अड़ जाएं कि नहीं, उन्हें मैं नहीं पसंद हूँ, उन्हें तो कोई दूसरा ही ओमेगा चाहिए, उसकी दूसरी शादी कराने लगे तो? विंग कहता है, ऐसे कैसे कराएंगे दूसरी शादी, उनका राज थोड़ी चल रहा है। यानली कहती है, वही तो मैंने कहा, हो सकता है उसकी दूसरी शादी करा दें, वो हो सकता है तीसरी भी करा दें, जो
इंसान सिर्फ अपने माता पिता की बातें सुनता हो और जिसने मुझसे इतने सालों तक प्यार किया हो और वो मेरे लिए एक कदम भी ना उठा सके, उस इंसान के साथ मैं नहीं रह सकती और मुझे रहना भी नहीं चाहिए। विंग तुरंत कहता है, पर सिजय, अगर वो सच में वापस आए तो मैं मना कर दूंगी, मैं उसके साथ नहीं जा सकती और मुझे जाना भी नहीं है। फिर विंग कहता है, पर फिर आप बेहोश हो गए थे। यानली कहती है, हाँ तो क्यों नहीं होंगी, मैंने उससे सच में प्यार किया था। मैं बेहोश हुई, मुझे झटका लगा, मैंने पूरी रात इस बारे में सोचा, फिर मुझे एहसास हुआ कि अच्छा ही हुआ उसने जल्दी मुझे मना कर दिया। अगर शादी के बाद ऐसा कुछ होता तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती ना विंग। विंग जिसे रियलाइज़ होता है कि हाँ ये बात तो सही है, तो फिर ये तो अच्छा हुआ। फिर विंग कहता है, फिर ये तो अच्छा हुआ ना सिजय, अब आपको ऐसे इंसान के साथ नहीं जाना पड़ेगा जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकता। यानली कहती है, वही तो मैंने कहा, अब मैं ऐसे इंसान के साथ रहूँगी जो मेरे लिए स्टैंड भी ले और मुझसे सच में प्यार करे। विंग कहता है, वो हस्बैंड सच में अच्छे होते हैं जो अपनी वाइफ के लिए स्टैंड लेते हैं। यानली कहती है, फिर विंग को याद आता है उसने तो जियांग जिंग को भेजा हुआ है। फिर विंग कहता है, सिजय, मैं आपके लिए ना दवाई बना के लेके आता हूँ, मैं जाता हूँ। यानली उसे रोकती रह गई, पर विंग दो तोड़ते हुए भागकर निकल गया। वो भागते हुए सीधे जियांग जिंग के कमरे के बाहर गया, वहाँ जाके नॉक किया और जब दरवाज़ा नहीं खुला तो वो विंडो से अंदर भी गया, पर अंदर कोई भी नहीं था। जब वो विंडो से बाहर निकल रहा था तो उसे मैडम यू ने पकड़ लिया। मैडम यू ने विंग को देखा, विंग जो उनके सामने अब हाथ बांध के खड़ा हुआ था, और उन्होंने जियांग फेमियन को भी बुला लिया था। जियांग फेमियन और मैडम यू दोनों विंग को देख रहे थे। मैडम यू ने पहले ही जियांग फेमियन से कहा था कि भले इसको अडॉप्ट करो, लेकिन ये जियांग जिंग के आसपास बिल्कुल नहीं घूमेगा। उन्हें डर था कि कहीं ये जियांग जिंग से ही प्यार के चक्कर में ना पड़ जाए और फिर आचिंग इससे शादी करने के लिए नाराज़ी हो जाए तो और ज़्यादा उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब जब ये लड़का मतलब विंग उनके बेटे से दूर रह ही नहीं रहा है तो वो उन्होंने विंग की शादी करने का सोच लिया। यानली को भी इस बारे में पता चला। उसने पूछा, राचियन, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम क्यों आचिंग के कमरे में गए? मैंने मना किया था ना। विंग कहता है, मैंने तुझे गड़बड़ कर दी है। तुमने क्या गड़बड़ की है विंग? विंग कहता है, फिर अपनी सारी बात वो बता देता है अपनी बहन को कि उसने कैसे आचिंग को मनाया और उसे उस ओमेगा के साथ ऐसा करने के लिए कहा है कि वो ओमेगा और जियांग जिंग दोनों पहले से ही प्यार में हैं। यानली विंग के सर पे हाथ मारते हुए बोलती है, तुमने ये क्या किया है आशियन? आचिंग को कुछ हो गया तो? तुमने सोचा नहीं इस बारे में? विंग कहता है, मुझे माफ़ कर दो सिजय, पर अब मैं क्या करूं? वो तो चला गया है, अब तो वो सब कुछ करके ही आएगा। यानली और विंग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, डर रहे थे एक दूसरे के लिए, क्योंकि अगर आचिंग पकड़ा गया तो विंग भी गया, और अगर विंग गया तो इस बात का खुलासा सबको चल जाएगा और लोग सोचेंगे कि ये यानली ने करवाया है, जो कि यानली ने किया नहीं। और विंग को भी इस चीज़ का एहसास था, तो वो लोग डर रहे थे, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का फर्स्ट एपिसोड? जो भी जैसा भी आपको लगा हो प्लीज़ कमेंट्स करना। एंड नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे विंग एंड वांग जी की शादी, तो कैसे होती है वो, इसका वेट कीजिएगा। एंड मेरी स्टोरी है तो कोई ना कोई ट्विस्ट तो ज़रूर होगा, सिंपल चीज़ें इसमें जा नहीं सकती तो देखते हैं कि कैसा क्या होता है। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।